हेलो एवरीवन। CUET PG 2024 के लिए जो आंसर की है वो रिलीज़ हो चुकी है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम COQP 11 पेपर कोड में ऐसे जो भी क्वेश्चन है जिनको हम चैलेंज कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है वो सारी डिटेल्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब दो तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक तो आप 7 अप्रैल को रात को 11 बजे तक अपने जो आंसर हैं उसको आप चैलेंज कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आप चैलेंज करते हो उनके लिए पर क्वेश्चन आपको 200 रुपीज़ की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखो, अगर एक दो स्टूडेंट भी क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं तो सभी स्टूडेंट्स को चैलेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एक स्टूडेंट भी चैलेंज करता है और उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो जो उसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सभी स्टूडेंट्स में इक्वली किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसने चैलेंज किया सिर्फ उसी को मार्क्स मिलेंगे। अगर चैलेंज एक्सेप्ट होता है तो सभी स्टूडेंट्स को मार्क्स वहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन चैलेंज किया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो कि मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन चैलेंज कर दिया, ताकि बाकी स्टूडेंट जो हैं उसको रिपीटेडली चैलेंज ना करें, ताकि उनके पैसे जो बेसिकली वो वेस्ट ना हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, सभी स्टूडेंट को चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक दो स्टूडेंट भी चैलेंज करते हैं तो वो सफिशियंट यहाँ पे होगा। इसके अलावा मार्किंग स्कीम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है कि अगर कोई क्वेश्चन जो है उसका दूसरा ऑप्शन जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसमें मार्क कैसे कम ज़्यादा होंगे, या फिर कोई क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है तो उस केस में कैसे किसको मार्क्स मिलेंगे। तो वो एक बार समझ लो। बेसिक मार्किंग स्कीम आपको पता ही है, हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। अगर आप क्वेश्चन को करेक्ट करते हो तो +4 आपको मिलते हैं। अगर आप इनकरेक्ट करते हो तो -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप इसको अटैम्प्ट नहीं करते तो वहाँ पे आपको 0 नंबर मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे आता है चैलेंज की बात। अगर मान लो आप आंसर की को चैलेंज करते हो और आपका चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है, और चैलेंज एक्सेप्ट कैसे होता है कि मान लो एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, या फिर मान लो जो ऑप्शन आंसर की में दिया हुआ था उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। उस केस में जो भी फाइनल ऑप्शन होगा वो जिसने अटेम्प्ट किया होगा उसी को मार्क्स मिलेंगे। जिसने पुराना वाला ऑप्शन अटेम्प्ट किया था उसको मार्क्स वहाँ पे नहीं मिलेंगे। एक बार थोड़ा एग्जांपल समझो। मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें जो पहले आंसर की में जो अभी आंसर दिया वो बी है मान लो, और जो चेंज हो जाता है, मान लो इसको आपने चैलेंज किया और चेंज होके ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, जिसने बी यहाँ पे अटेम्प्ट किया हुआ था उसके मार्क्स जो है वहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि -1 वहाँ पे हो जाएंगे। उसके मार्क्स जो है प्लस पहले जो +4 दिए हुए थे वो -1 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे -5 नंबर का उसको नुकसान हो जाएगा। और जिसने सी अटेम्प्ट किया था उसको यहाँ पे +4 मिल जाएंगे, यानी कि इसको +5 मार्क्स का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये ध्यान रखना है आपको कि जो आंसर का फाइनल ऑप्शन होगा उसको करेक्ट माना जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स कैलकुलेट होंगे। इसके अलावा मान लो अगर कोई क्वेश्चन जो है ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप का मतलब क्या है, उसको स्क्रैप कर दिया जाता है, उस क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन ही गलत मान लिया जाता है, तो उस केस में क्या होगा, आपने अटैम्प्ट किया हो या फिर नहीं अटैम्प्ट किया हो सभी को +4 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। मान लो 2 क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रैप हो गए तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप सबके +8 मार्क्स हो जाएंगे। जितना भी आपको स्कोर बन रहा है उसमें 8 मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली ये आपको मार्किंग स्कीम होने वाली है। अब देखो, यहाँ पे मैं सिर्फ उन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है कि इनकरेक्ट है या जिसके करेक्ट होने के चांसेस हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ने अलग अलग क्वेश्चन में भी वहाँ पे कुछ इशूज़ रेज किए कि यहाँ पे ये इशू हो सकता है, लेकिन जितने क्वेश्चन में मुझे इशूज़ दिखे हैं मैं वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। अब देखो, एक तो पैसेज के अंदर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन का सीरियल नंबर डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में पेपर में 3 है, आपके में हो सकता है 4 5 ऐसे कुछ हो, तो सीरियल नंबर को आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन आईडी जो उसको आपको ध्यान रखना है 4195 जो यहाँ पे क्वेश्चन आईडी है। अब यहाँ पे जो इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है एनटीए ने वो फ्लेवर्ड दिया है, और मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो नरिश्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन और हो सकती है। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ लिखा है वेल, यहाँ पे डैश चिल्ड्रन सोज बेटर मोटर स्किल्स एज कम्पेयर टू लेस नरिश्ड। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन एक तरह से हो रहा है, तो नरिश्ड को हम नरिश्ड से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक बात ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि यहाँ पे वेल नरिश्ड है और यहाँ पे लेस नरिश्ड है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे नरिश्ड को नरिश्ड से कंपेयर नहीं कर रहे, वेल नरिश्ड को लेस नरिश्ड से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर देखो, एक बात यहाँ पे हो सकती है कि अगर ये कैट लेवल का एग्जामिनेशन होता तो मैं इतनी इंटरप्रिटेशन में जाता कि वेल नरिश्ड को लेस नरिश्ड से कंपेयर कर सकते या नहीं कर सकते, नरिश्ड को नरिश्ड से कैसे कंपेयर कर सकते, तो उस केस में मैं बोल सकता था कि हाँ फेवर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर आप नरिश्ड से नरिश्ड को कंपेयर नहीं कर सकते तो ये तो एलिमिनेट हो गया, बाकी ऑप्शन यहाँ पे सेंस बना नहीं रहे, उस केस में यहाँ पे फेवर्ड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि पैसेज का लेवल बहुत ही ईजी है और इतने ईजी, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन जो वो भी काफ़ी ईजी हैं, तो इस केस में मुझे लगता है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट होना चाहिए, तो इसको आप चैलेंज कर सकते हो। एनटीए ने यहाँ पे 4th वाला करेक्ट माना हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट ही होना चाहिए। हालांकि उतनी टेक्निकलिटी में जाओगे कि नरिश्ड को आप नरिश्ड से कंपेयर नहीं कर सकते, तो उस केस में 4th हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पे इतना डिटेल में इसको हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ही करेक्ट होना चाहिए। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन आपका नरिश्ड वाला है इसमें फर्स्ट आप चैलेंज कर सकते हो।
नेक्स्ट यहाँ पे ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम, इसमें से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। तो देखो यहाँ पे एंटी ने जो आंसर दिया वो फोर्थ दिया है, इसको करेक्ट किया, लेकिन ये एक्चुअली में करेक्ट नहीं है, यहाँ पे गलत आंसर होगा। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हो। ये दो क्वेश्चन तो मैं बोलूँगा इसको आप 100% चैलेंज करो। अगर किसी एक दो स्टूडेंट ने भी चैलेंज कर लिया तो वो सफिशिएंट रहेगा। क्वेश्चन आईडी यहाँ पे 4240 है, इसको आप चैलेंज कर सकते हो। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 5 दिसंबर को लेके कि 5 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। देखो 5 दिसंबर को आपका वर्ल्ड सॉइल डे भी होता है और इंटरनेशनल वॉलंटियर डे भी होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि यहाँ पे एवरी ईयर लिखा हुआ है, तो वर्ल्ड सॉइल डे जो है वो एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं हम, लेकिन इंटरनेशनल वॉलंटियर डे जो है वो हर साल सेलिब्रेट नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का दोनों ही हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। जो वर्ल्ड सॉइल डे है आप यूएन की वेबसाइट पर जाओगे तो इसमें भी लिखा हुआ है कि ये हर साल सेलिब्रेट हम करते हैं, इसको एनुअली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और यूएन की ही वेबसाइट पे आप जाओगे तो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे जो होता है उसको भी हम एनुअली यानी कि हर साल जो है ईच ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक को हर साल करते हैं, एक को सिर्फ एक साल के लिए क्या है, दोनों जो डेज हैं उसको आप हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, देखो एनटी का क्या है कि जनरली जो जब तक क्वेश्चन जो है पूरा गलत ना हो, बिल्कुल भी सही होने की उम्मीद ना हो, उसको एक्सेप्ट करते नहीं है। तो इसमें मेरे को चांसेस कम लग रहे हैं कि ये ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो जाते हैं, तो इस केस में ये क्वेश्चन जो है स्क्रैप हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाना चाहिए और +4 सबको मिल जाना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने बोला जनरली ये अपनी गलती उतनी जल्दी मानते नहीं है, ये बोल देंगे वर्ल्ड सॉइल डे सही है यहाँ पे। तो इसको आप चैलेंज कर सकते हो 4217, इसमें भी यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप होना चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक वाला इंग्लिश सेक्शन का। द कमेटी, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि आर आना चाहिए और जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है वो एनटे की में वो इज दिया हुआ है। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इज ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो प्लूरल नहीं है, कमिटीज़ होता तो एक बात को हम मान सकते थे, इसके अलावा पास्ट पर्टिकुलर भी यहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आर आंसर है, आप उसका सही एक्सप्लेनेशन दे सकते हो तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एंटी ने आंसर दिया है इज वो करेक्ट है, इज ही यहाँ पे आना चाहिए। क्वेश्चन आईडी है यहाँ पे 4206। इसके अलावा ये क्वेश्चन आप देखो ऐसे अगर जनरली देखोगे तो यहाँ पे हॉकी की स्पेलिंग में मिस्टेक है, अगर यहाँ पे ई इंक्लूड कर देते हैं तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन का आप हिंदी वाला वर्जन देखोगे तो वहाँ पे हॉकी की स्पेलिंग में ई ऐड किया हुआ है, HOCKEY, यहाँ पे ई ऐड किया हुआ है, लेकिन जो इंग्लिश वाला वर्जन है उसमें यहाँ पे ई ऐड नहीं किया हुआ। तो अगर इसको एनटीए मान लेता है तो बिल्कुल ये क्वेश्चन जो स्क्रैप हो जाएगा, अगर इस इतने से मिस्टेक को ये मान लेता है। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग ये मानेंगे नहीं, फिर भी अगर ये मान लेते हैं तो ये क्वेश्चन जो स्क्रैप हो जाना चाहिए। जो हिंदी वाला क्वेश्चन है उसमें करेक्ट है, बाकी इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, HOCKEY होना चाहिए। अगर ई यहाँ पे ऐड कर देते तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, +1 -1 करके यहाँ पे +1 -1 करके आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। लेकिन बस एक ही यहाँ पे मिस्टेक है, ई यहाँ पे आना चाहिए। तो आप चाहो तो इसको भी एक बार चैलेंज कर सकते हो। क्वेश्चन आईडी 4258। तो बस यही मेनली मुझे लगता है इतने ही क्वेश्चन थे जिसमें कुछ ना कुछ एरर था। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको लगता है तो आप चैलेंज कर सकते हो। बाकी जितने क्वेश्चन में मुझे इशू लगा वो सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब देखो कट ऑफ की बात करें तो आंसर की आने के पहले जब मैंने स्टूडेंट से पोल करवाया था तो उस समय बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, अप्रॉक्सीमेटली 40% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका कहना था कि उनके जो मार्क्स है वो 190 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, 190 प्लस उनके मार्क्स आ रहे थे। तो 40% से थोड़े कम स्टूडेंट थे जिनके मार्क्स जो है 190 प्लस आ रहे थे। लेकिन अब आंसर की आने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 12% स्टूडेंट ऐसे रह गए हैं जिनके 190 से ऊपर स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो अभी भी 12% स्टूडेंट तो मिनिमम है जिनके 190 से ऊपर स्कोर आ रहा है। बाकी बहुत सारे 25% से ऊपर स्टूडेंट ऐसे जिनके 170 से लेके 190 के बीच में स्कोर आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है? तो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, मेरे अकॉर्डिंग उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, इसी के आसपास आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। और यहाँ पे मैं DU LLB की बात कर रहा हूँ। अगर आप टिस्मे के जो फ्लैगशिप कोर्सेज है उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हो तो उसमें आप 15-20 नंबर इसमें ऐड कर लो। अगर आप BHU में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली यही स्कोर रहेगा BHU में भी, हो सकता है कि 4-5 मार्क्स वहाँ पे कम में एडमिशन हो जाए। हालांकि इस पर भी डिपेंड करता है कि पहले BHU के एडमिशन स्टार्ट होते हैं या DU के एडमिशन स्टार्ट होते हैं। अगर मान लो BHU के एडमिशन DU से पहले स्टार्ट हो जाता है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट BHU की तरफ भी जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप टिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो अगर आप फ्लैगशिप कोर्सेज जो है टिस्ट के तो उसमें आप 15 से 20 नंबर ऐड कर लो इसमें। और अगर आप BHU के लिए प्रिपेयर कर रहे थे BHU LLB के लिए तो 4-5 नंबर आप इसमें से माइनस कर सकते हो, उतने पे आपका एडमिशन हो जाना चाहिए।
अगर DU-LLB की बात करें तो अनरिजर्व के लिए अगर आप 190 प्लस आपका स्कोर आ रहा है तो अप्रोक्सीमेटली आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। EWS में 180 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है, OBC में 170 प्लस, SC में 140 प्लस। देखो ST में ना स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, तो कई बार 70 मार्क्स में 80 मार्क्स से भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन मैं बोलूँगा अगर 120 से ऊपर आपका स्कोर है तो आपका एडमिशन आराम से हो जाना चाहिए। अब देखो ऐसा नहीं है कि जो मैंने ये बोल दिया मैंने कोई बहुत सारा डेटा एनालाइज किया और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के ये बिल्कुल तुक्का लगाया है, ठीक है। तो कोई ये मत बोलना कि कट ऑफ तो इतनी कम जानी चाहिए, इतनी ज़्यादा जानी चाहिए। बेसिकली तुक्का है, हो सकता है इसके आसपास जाए, हो सकता है ना जाए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी करते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो मैंने जितना मैं अपना दिमाग लगा सकता था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि अनरिजर्व में अगर आप 190 प्लस आपका स्कोर आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली DU-LLB के अंदर आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं CLC की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको CLC में एडमिशन लेना तो उसके अंदर आप मान के चलो कि कम से कम 20 से 30 मार्क्स आपको ऐड और करने पड़ेंगे, ठीक है। 210 220 के आसपास आपका स्कोर है तो आप आराम से CLC में आपको एडमिशन मिल जाएगा। बाकी 190 में आपका LC1 LC2 में जनरली दोनों की कट ऑफ जो है अराउंड सेम ही रहती है, तो 190 के आसपास आपका स्कोर है तो आपका LC1 LC2 में एडमिशन हो जाना चाहिए। इसके अलावा और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि एडमिशन अब होगा कैसे, तो देखो अभी आपका जो है सिर्फ स्कोर आया है, आपकी आंसर की आई है, अभी आपकी फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा जिसमें आपका फाइनल स्कोर मेंशन होगा, जो भी आपका स्कोर आएगा वो मेंशन होगा। उसके बाद ड्यू जो है अपना CSAS पोर्टल ओपन करेगा। ये क्या है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। इसमें आपको सभी को रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके एडमिशन ड्यू के अंदर होंगे। तो बाकी CSAS पोर्टल कैसे वर्क करता है, किस तरह से आपको ड्यू में एडमिशन मिलेगा, उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा 1-2 दिनों में, उससे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जब भी CSAS पोर्टल ओपन होगा, जब भी आपका एडमिशन प्रोसीजर चालू होंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। डिटेल वीडियो इस चैनल पे आपकी अपलोड की जाएगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ग्रुप वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है, खासकर EWS और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स, आप अपने जो सर्टिफिकेट है उसको आप अपडेट करवा लो। ध्यान रखो कि 31 मार्च 2024 के बाद के आपके सर्टिफिकेट जो हैं वो होने चाहिए, उसको आप अपडेट करवा लो अगर आपने अपडेट नहीं करवाया, क्योंकि उस एडमिशन के टाइम पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है जिनका फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है या फिर उनको मार्कशीट अभी नहीं मिली है, तो वो आप टेंशन मत लो, जब आपका एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा या तो उस टाइम तक, अगर उस टाइम तक भी नहीं आता तो आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का टाइम आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा आपको अपनी फाइनल मार्कशीट वहाँ पे सबमिट करने के लिए। फाइनल डिग्री ना भी हो तो फाइनल मार्कशीट आपके पास है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये कुछ क्वेरीज थी, और कोई क्वेरी आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो।